हेलो फ्रेंड्स, आज मैं धनबाद डिवीज़न के अंतर्गत कंडक्ट हुए जेई CNW के पेपर्स के सॉल्यूशन देखेंगे। इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहे एवं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि यह पेपर जेई यानी जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए जो कि CNW डिपार्टमेंट के अंतर्गत कंडक्ट कराए गए थे, जो कि थे 25% PRQ कोटा के अंतर्गत यह पेपर कंडक्ट कराया गया था। और यह पेपर की बात करें तो यह पेपर धनबाद डिवीज़न के अंतर्गत कंडक्ट हुए थे। अगर बात करें एग्ज़ाम डेट की तो यह अभी हाल ही में 14 दिसंबर 2022 को यह पेपर कंडक्ट हुआ था, जिसके लिए कैंडिडेट को 2 घंटे का समय दिया गया था। अगर बात करें आगे तो इस पेपर के अंतर्गत टोटल 110 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें कैंडिडेट को केवल 100 प्रश्न का जवाब देना था, जिसके लिए टोटल मार्क्स 100 रखे गए थे। अगर बात करें तो इस पेपर के अंतर्गत कोई भी नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं था, यानी इस पेपर के अंतर्गत अगर कोई गलत होती है तो आपको उसके लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं काटा जाएगा। आगे चलिए देखते हैं कि इस पेपर के अंतर्गत कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। तो सबसे पहले प्रश्न की बात करें तो सबसे पहला प्रश्न पूछा गया था, मैक्सिमम स्पीड ऑफ LHB कोच इज डैश किलोमीटर पर आवर, यानी LHB कोच का अधिकतम गति डैश किलोमीटर घंटा होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 160 किलोमीटर पर आवर, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, रोलर बियरिंग इज यूज्ड इन BTPN, यानी BTPN में इस्तेमाल की जाने वाली गोलीय धारक होती है तो वो होता है कार्टेज टाइप। जो आप सुनते होंगे कि इसमें BTPN वैगन में कैसना बोगी का प्रयोग किया जाता है, जिसमें बियरिंग के लिए प्रत्येक एक्सल में हमारा CTRV यूज किए जाते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है कार्टेज टेपर रोलर बियरिंग। यही हमारा कार्टेज टाइप है, टेपर है, जो ऑप्शन नंबर यहाँ सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, POH यानी पीरियोडिक ओवरहॉलिंग जो होती है वॉक्सवैगन वैगन की, वो कितने वर्ष अंतराल पर की जाते हैं, यह पूछा गया यहाँ पर। तो यहाँ पर चूँकि न्यूली कंडीशन में यानी पहली बार जब POH की जाती है बक्से की तो वो 6 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है। उसके बाद जो भी POH की जाती है वो 4.5 ईयर्स के अंतराल पर किए जाते हैं, यानी इसे आप बोले तो 54 मंथ्स इक्वल इसके आ जाएंगे। यानी यहाँ पर सीधे सीधे ये नहीं बताया गया कि नए वैगन के लिए है या सब्सिक्वेंट वैगन के लिए है। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन की बात करें तो 54 मंथ्स आप ले सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ डी इसका सही उत्तर होगा। यानी वॉक्सवैगन वैगन का POH जो सब्सिक्वेंट पीरियड के लिए होते हैं वह 54 मंथ के अंतराल पर किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एक्सल लोड ऑफ नॉन AC कोच इज डैश टन, यानी जो हमारा अवातानुकूलित कोच होते हैं कि एक्सल का भार डैश टन होता है। तो यहाँ पर नॉन AC कोच के लिए पूछा गया, जिसके लिए एक्सल लोड कैपेसिटी 13 टन की होती है, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। वहीं बात करें तो AC कोच के लिए एक्सल लोड कैपेसिटी की बात करें तो यह 16.25 टन होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मिनिमम बफर हाइट ऑफ कोच फ्रॉम रेल लेवल इज डैश mm, यानी रेल लेवल से न्यूनतम बफर ऊंचाई पूछा गया है कि कितना mm का होता है। चूँकि यहाँ पर नहीं बताया गया कि एम्प्टी कंडीशन या लोडेड कंडीशन, चूँकि ओवरऑल मिनिमम जो सबसे कम हाइट होनी चाहिए वो लोडेड कंडीशन में होती है, वो 1030 mm होता है, जो कि लोडेड कंडीशन में होता है, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, लेंथ ऑफ मॉडिफाइड ब्रेक बीम हैंगर इन इंडो जर्मन प्रोजेक्ट इज डैश mm, यानी इंडो जर्मन परियोजना में संशोधित ब्रेक बीम हैंगर की लंबाई डैश mm होती है। तो यहाँ पर ब्रेक बीम हैंगर की लेंथ पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 235 mm, यानी ऑप्शन नंबर
बी 235 mm इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है मैक्सिमम फ्लैंज थिकनेस ऑफ बॉर्न बिन प्रोफाइल। यहाँ पर कभी कभी आपसे एग्जाम में WWP का फुल फॉर्म पूछा जाता है, वही यहाँ पर इसका फुल फॉर्म बॉर्न बिल प्रोफाइल होता है। उसके लिए यहाँ पूछा गया है कि मैक्सिमम फ्लैंज थिकनेस बॉर्न बिल प्रोफाइल के लिए कितना होता है। तो मैक्सिमम की बात करें तो यह 25 mm होता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 25 mm। नेक्स्ट प्रश्न है रूफ सीट थिकनेस ऑफ BCN ए वैगन इज डैश mm, यानी BCN ए वैगन की रूफ सीट की मोटाई कितनी mm की होती है। तो इसकी बात करें तो 1.6 mm का होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है मटेरियल ऑफ फ्लोट सीट ऑफ बॉक्सन आर वैगन। जो हमारा बॉक्सन आर वैगन होता है, यहाँ पर एन मिसिंग है, यानी यहाँ पर बॉक्सन आर वैगन की फ्लोर सीट की मटेरियल पूछा गया कि किसका बना होता है। तो बात करिए फ्लोर सीट की, तो बॉक्सन एक हमारा होता है बॉक्सन वैगन, और इसको मॉडिफाई करके जब हमारा ये 12 से 15 साल के अंतराल के बाद जब हमारा यह अनलोडेबल हो जाता है, जिसमें हम लोड नहीं किया जा सकता मटेरियल को, तब जाकर इसको मॉडिफाई करके बॉक्सन आर बनाया जाता है। बात करें बॉक्सन मटेरियल की तो ये माइल्ड स्टील का बना होता है, जबकि बॉक्सन आर हमारा होता है वो स्टेनलेस स्टील का बना होता है, जिसे बाद में मॉडिफाई करके स्टेनलेस स्टील का बॉक्सन आर बनाया जाता है, जिसमें हमारा 6 एक्सटेंशंस लगे होते हैं साइड वाल पर, जबकि मॉडिफाई करके 9 एक्सटेंशंस साइड वाल में कर दिया जाता है मजबूती के लिए। तो यहाँ पर बात करें किस मटेरियल का है, तो आप स्टेनलेस स्टील, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर आर का मतलब होता है रेट्रोफाइट, यानी जो हमारा रिहेबिलिटेशन किए जाते हैं बॉक्सन वैगन का, तो वो आप यहाँ पर बोल सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है लेंथ ऑफ एंकर लिंक इज डैश mm, यानी एंकर लिंक की लंबाई कितनी होती है। तो ये होता है 451 ± 1 mm होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है टेस्टिंग ऑफ अलार्म चेन इज डन एट डैश kg वेट, यानी जो हमारा अलार्म चेन की जांच की जाती है वो कितने किलोग्राम की वेट से की जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 10 kg वेट, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो ग्रीसिंग ऑफ इक्वलाइजिंग स्टेरॉयड इज डन इन डैश शेड्यूल, यानी जो हमारा समकारी जो यहाँ पर हमारा इक्वलाइजिंग स्टेरॉयड होता है उसकी ग्रीसिंग कौन से शेड्यूल में की जाती है। चूँकि ICF कोच की मोस्टली ए और बी शेड्यूल और उसके बाद IOH किए जाते हैं, तो यहाँ पर इक्वलाइजिंग स्टेरॉयड के लिए ग्रीसिंग की बात करें तो यह बी शेड्यूल में की जाती है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर बात करें बी शेड्यूल कितने अंतराल पर किए जाते हैं, तो यह 3 मंथ ±7 डेज के अंतराल पर बी शेड्यूल किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है ए डायमेंशन ऑफ हाई स्पीड कोच इज डैश mm, यानी जो हमारा हाई स्पीड कोच होते हैं उसकी ए डायमेंशन कितना होता है वो यहाँ पर पूछा गया है। तो बात करें हाई स्पीड की ए डायमेंशन की, तो हाई स्पीड मोस्टली AC कोच होते हैं, जिसकी अगर ए डायमेंशन की बात करें तो यह 16 ± 2 mm के साथ आप जा सकते हैं, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है DCP टाइप फायर एक्सटिंग्विशर्स इज सुटेबल टू एक्सटिंग्विश डैश फायर्स, यानी DCP प्रकार के अग्निशामक यंत्र डैश प्रकार के अग्नि बुझाने के लिए प्रयोज्य है। तो इसमें इससे DCP हमारा होता है ड्राई केमिकल पाउडर, जिसके मदद से हम डीजल, इलेक्ट्रिक, पेट्रोल सारे प्रकार की आग को बुझाने में सक्षम है। यहाँ पर ऑल ऑफ ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है मिनिमम व्हील डाया ऑफ कैसनर बोगी इज डैश एम एम, यानी कैसनर बोगी का न्यूनतम व्हील का व्यास कितना होता है। तो यहाँ पर बात करें कैसनर बोगी के लिए व्हील जो हमारा व्हील प्रयोग किए जाते हैं उसका व्यास की बात करें तो मैक्सिमम 1000 mm और कंडम साइज की बात करें तो 906 mm होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी 906 mm इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कंडम हाइट ऑफ इलास्टोमेरिक पैड जो ईएम पैड प्रयोग किए जाते हैं कैसनर बोगी यानी गुड्स वैगन में एज अ प्राइमरी सस्पेंशन, उसका फुल फॉर्म इलास्टोमेरिक पैड होता है। वहीं बात करें तो इसकी कंडम हाइट पूछा गया है जो कि 42 mm होता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ बी इसका सही उत्तर होगा। वहीं इसकी न्यू नॉमिनल क्लियरेंस की बात करें नॉमिनल हाइट की तो यह 46 mm का नए कंडीशन में होता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि परमिसिबल वेरिएशन इन व्हील डाया ऑफ सम कैसनर बोगी ऑफ अ वैगन इज डैश एम एम, यानी एक ही प्रकार के कैसनर बोगी में व्हील की जो व्यास की स्वीकृत वेरिएशन होती है वो कितना mm का होता है। क्योंकि यहाँ पर सेम कैसनर बोगी में बोला गया है तो इसकी वेरिएशन की बात करें व्हील डायमीटर में तो यह 13 mm के अलाइवल होते हैं, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। ये बात करें अगर सेम एक्सल में गुड्स में तो यह 0.5 mm, सेम बोगी में आपको बोला जाए तो यह 13 mm, जबकि सेम वैगन में बात करें तो यह 25 mm के व्हील डायमीटर डिफरेंस अलाइवल होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पूछा गया है परमिसिबल लिमिट ऑफ शार्प फ्लेंज ऑफ व्हील इज डैश एम एम, यानी व्हील के शार्प फ्लेंज की स्वीकृत सीमा डैश होती है। तो यहाँ पर बोला गया है शार्प फ्लेंज के लिए तो शार्प फ्लेंज का जो हमारा परमिसिबल लिमिट होता है वह नए कंडीशन में 14.5 से लेकर 5 mm या बिलो हो जाए तो उस कंडीशन को हम शार्प फ्लेंज के कंडीशन में रखते हैं, जिसके कारण हमारा जो शेयरिंग ऑफ फिश प्लेट होता है एट रेल जॉइंट्स पर होने की संभावना बनी रहती है। तो यहाँ पर हमारा 5 mm बिलो जो भी होगा डायमेंशन वो हमारा शार्प फ्लेंज के केस में आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है तो हमारा नॉन ऑफ दीज ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है इन बॉक्सन इन एम्प्टी कंडीशन बॉक्सन पिस्टन स्ट्रोकीज, यानी खाली अवस्था में बॉक्सन की पिस्टन स्ट्रोक की लंबाई कितनी mm होती है। तो एम्प्टी कंडीशन में बॉक्सन वैगन का पिस्टन स्ट्रोक 85 ± 10 mm का होता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ बी इसका सही उत्तर होगा। अगर बात करें लोडेड कंडीशन में तो इसकी बात 130 ± 10 mm का इसका पिस्टन स्ट्रोक होते हैं लोडेड कंडीशन में। नेक्स्ट प्रश्न है एक्सेल इज चेक बाई यूएसटी टेस्ट के द्वारा किया जाता है, यानी अल्ट्रासोनिक टेस्ट की मदद से इंटरनल क्रैक्स वगैरह जो एक्सेल में होते हैं उसको पकड़ा जाता है, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है व्हील गेज डिस्टेंस बिटवीन टू व्हील्स इज, जो हमारा व्हील गेज होता है डिस्टेंस बिटवीन टू व्हील्स के बीच वो कितना होता है। तो वो होता है हमारा 1600 + 2 - 1 mm, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी 1599 से लेकर 1602 mm के बीच जो हमारा डिस्टेंस होता है वो हमारा व्हील गेज डिस्टेंस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है राइडिंग इंडेक्स ऑफ एलएचबी कोच इज, यानी एलएचबी कोच की राइडिंग इंडेक्स कितनी होती है। तो बात करें एलएचबी कोच की राइडिंग इंडेक्स की तो यह 2.5 से लेकर 2.75 के बीच होता है। चूँकि 2.5 नहीं है तो हम 2.75 ऑप्शन में ले सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी एलएचबी कोच की राइडिंग इंडेक्स 2.75 ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है।
नेक्स्ट प्रश्न है फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑफ के टाइप कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक इज। चूँकि वर्तमान में अभी के टाइप और एल टाइप के ब्रेक ब्लॉक्स प्रयोग किए जाते हैं, जिसमें हमारा के टाइप के ब्रेक ब्लॉक की बात करें तो ये हमारा BMBS और BMBC कोचिंग में प्रयोग किए जाते हैं, जबकि एल टाइप के जो हमारा ब्रेक ब्लॉक होते हैं वो गुड्स वैगन में जो हमारा अंडर माउंटेड ब्रेक सिलेंडर होता है उसके लिए एल टाइप ब्रेक ब्लॉक का प्रयोग किया जाता है। चूँकि यहाँ पर के टाइप का फ्रिक्शन कोफिशिएंट पूछा गया है तो ये हमारा 0.25 ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है डैश ग्राम ग्रीस इज यूज्ड इन CTRB, यानी LHB कोच में जो CTRB प्रयोग किए जाते हैं उसमें ग्रीस की मात्रा कितनी है। तो उस ग्रीस की मात्रा की बात करें तो यह 455 प्लस माइनस 30 होता है, जो कि हमारा पहले यूज किया जाता था, लेकिन वर्तमान में इसकी मात्रा 400 प्लस माइनस 30 ग्राम कर दिया गया है। चूँकि यह न्यू कंडीशन और प्रश्न जो पूछा गया पुराने ट्रेंड के अनुसार है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि 455 प्लस माइनस 30 mm है। लेकिन अगर वर्तमान में अगर आता है प्रश्न तो इसको आप याद रखें कि वर्तमान में 400 प्लस माइनस 30 ग्राम कर दिया गया है CTRB के ग्रीस की क्वांटिटी को। नेक्स्ट प्रश्न है लिमिट ऑफ फ्लैट टायर इन वैगन्स इज, यानी वैगन में फ्लैट टायर की लिमिटेशन पूछा गया है तो वह 60 mm का होता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वहीं अगर बात करें कोच के केस में यह 50 mm मैक्सिमम होते हैं फ्लैट टायर की लिमिट। नेक्स्ट प्रश्न है स्पीड लिमिट ऑफ ए क्लास ODC ड्यूरिंग डे इज 10 किलोमीटर पर आवर, यानी ए क्लास की ODC जो हमारा ओवर डायमेंशनल कंसाइनमेंट होते हैं की गति सीमा 10 किलोमीटर पर आवर होती है दिन के दौरान। तो इसका सही उत्तर बात करें तो यह 40 kmph हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है मिनिमम फ्लैंज थिकनेस इन बॉर्न व्हील प्रोफाइल इज डैश mm, यानी जो हमारा बॉर्न व्हील प्रोफाइल होता है कि न्यूनतम फ्लैंज मोटाई कितनी mm की होती है वो पूछा गया है। तो यहाँ पर बात करें तो मैक्सिमम हमारा 25 और मिनिमम बात करें तो ये 20 mm का होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है मटेरियल फ्लोर शीट ऑफ बॉक्सेन HL इज डैश mm, यानी बॉक्सेन HL के फ्लोर शीट बनाने में प्रयोज्य पदार्थ कौन सा प्रयोग किया जाता है। तो बॉक्सेन HL के लिए बात करें तो यह IRSM 44 का प्रयोग किया जाता है फ्लोर शीट के रूप में, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा IRSM 44। नेक्स्ट प्रश्न है लैटरल एंड लॉन्गिट्यूडिनल गाइडेंस टू व्हील ऑफ ICF बोगी इज टेकन फ्रॉम डैश, यानी ICF बोगी के व्हील में अनुदैर्घिक एवं पार्श्विक मार्गदर्शन डैश से लिया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डैशपोर्ट, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है स्पीड ऑफ मेडिकल वाहन इज फिक्स्ड एट 10 किलोमीटर पर आवर, यानी चिकित्सा वाहन की गति 10 किलोमीटर घंटा होती है। तो इसकी बात करें तो 100 kmph इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है परमिसिबल स्पीड ऑफ 4 व्हील टैंक वैगन इन एम्प्टी कंडीशन इज 10 किलोमीटर पर आवर, यानी 4 पहिए वाली टैंक वैगन की स्वीकृत गति खाली अवस्था में कितनी किलोमीटर पर घंटे होती है। तो इसकी बात करें तो यह 60 kmph होता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि पिस्टन स्ट्रोक BBZI जो हमारा ब्रेक वाहन गुड्स में यूज किए जाते हैं, जिसमें ICF ट्रॉली 2 लगे होते हैं। जिसका पिस्टन स्ट्रोक की बात करें
तो 32 mm होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें BMBC यानी बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर का प्रावधान है, जिसमें इसके तहत प्रत्येक ट्रॉली पर 2 की संख्या में लगे होते हैं, जबकि पर कोच में 4 की संख्या में ब्रेक सिलेंडर होते हैं, जिसका पिस्टन स्ट्रोक 32 mm होता है। वहीं इसकी डाया की बात करें, ब्रेक सिलेंडर की डाया 203 mm का लगभग होता है अप्रॉक्स, यानी यह 8 इंच का होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, लेंथ ऑफ LHB कोच इज डैश mm, यानी LHB कोच की लंबाई कितने mm की होती है। तो यह बात करें तो यह लेंथ ओवर बॉडी की बात करें तो यह 23,540 mm होता है, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वहीं बात करें LOC लेंथ ओवर कपलर आपसे पूछा जाता है तो यह 24,000 mm होता है इसकी टोटल लेंथ कपलर टू कपलर। नेक्स्ट प्रश्न है, मैक्सिमम डायमीटर ऑफ एक्सल माउंटेड डिस्क ब्रेक इन LHB कोच इज डैश mm, यानी LHB कोच के एक्सल माउंटेड डिस्क ब्रेक सिस्टम का अधिकतम ब्यौरा डैश mm होता है, व्यास कितना mm का होता है। तो यहाँ पर बोला गया है जो हमारा एक्सल माउंटेड डिस्क ब्रेक सिस्टम होता है उसकी डिस्क ब्रेक की डायमेंशन मैक्सिमम पूछी गई है कि इसकी मैक्सिमम डायमीटर कितना होता है। तो यह 640 होता है, यानी 640 mm का होता है। वहीं अगर बात करें इसकी थिकनेस की, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वहीं थिकनेस की बात करें तो इसकी थिकनेस यानी मोटाई 110 mm का होता है, जिससे जब वह 96 mm का हो जाता है तो इसको हम कंडम कर देते हैं। नंबर ऑफ ब्रेक सिलेंडर इन 1 LHB कोच आर, यानी एक LHB कोच में ब्रेक सिलेंडर की संख्या पूछा गया है। चूँकि यहाँ पर एग्जाम्पल से देखा जाए तो ये हमारा एक ट्रॉली हो गया, ये हमारा दूसरी ट्रॉली हो गई। दोनों ट्रॉली में हमारा एक एक ब्रेक डिस्क के पास एक एक सिलेंडर लगे होते हैं। तो इस प्रकार यहाँ से हमारा 4 सिलेंडर और यहाँ से हमारा 4 सिलेंडर, टोटल हमारा पर कोच में 8 ब्रेक सिलेंडर का प्रयोग किया जाता है LHB कोच में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नंबर ऑफ डंप वाल्व इन 1 LHB कोच आर, यानी यहाँ पर एक LHB कोच में डंप वाल्व की संख्या पूछा गया है। तो चूंकि बात करें तो यहाँ पर फिर से वही एग्जांपल लेंगे कि 2 ट्रॉली है जिसमें दो एक्सल लगे होते हैं। प्रत्येक एक्सल में हमारा स्पीड सेंसर लगे होते हैं, जिसकी गणना करके हमें एक माइक्रो प्रोसेसर को भेजा जाता है। फिर माइक्रो प्रोसेसर से हमारा प्रत्येक एक्सल के लिए एक एक हमारा डंप वाल्व लगे होते हैं, जिससे हमारा प्रेशर मॉनिटर किया जाता है। यानी पर कोच हमारा 4 डंप वाल्व लगे होते हैं, यानी जिसे हम एंटी स्किड वाल्व के नाम से जानते हैं। यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो हमारा व्हील को स्किड होने से बचाता है। अगर बात करें WSP सिस्टम की तो WSP सिस्टम का डंप वाल्व एक पार्ट्स होता है। WSP सिस्टम के अंतर्गत हमारा माइक्रो प्रोसेसर्स, डंप वाल्व, स्पीड सेंसर्स, फोनिक बिल्स, ये सारे आइटम का प्रयोग किया जाता है, जिसके मदद से जो भी एक्सल्स की स्पीड कम या ज़्यादा होती है तो उसको सेम बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो टाइप ऑफ कपलर यूज्ड इन LHB कोच इज डैश, यानी LHB कोच में इस्तेमाल होने वाले कपलर का प्रकार कौन सा है। तो इसमें एच टाइप कपलर का प्रयोग किया जाता है, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो सिलेंडर पिस्टन स्ट्रोक ऑफ LHB कोच इज डैश mm, यानी LHB कोच के सिलेंडर का पिस्टन स्ट्रोक की लंबाई कितनी होती है। तो यहाँ पर बात करें पिस्टन स्ट्रोक की तो LHB कोच के लिए तो ये 21 mm का होता है, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ दीज इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है चोक डाया ऑफ पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म बाल्ब ऑफ LHB कोच इज डैश mm, यानी LHB कोच के PEAB के चोक डाया का व्यास कितना होता है।
तो यह LHB कोच के लिए 19 mm का होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। वहीं बात करें तो ICF के लिए यह 8 mm का पैसेंजर इमरजेंसी वाल्व का चोक डाया होता है। नेक्स्ट प्रश्न है POH ऑफ LHB कोच इज डन इन द इंटरवल ऑफ डैश मंथ, यानी LHB कोच की सर्वाधिक मरम्मत डैश महीनों के अंतराल पर होती है। चूँकि यहाँ पर POH बोला है तो LHB कोच का POH SS2 शेड्यूल को जानते हैं, यानी SS2 शेड्यूल की बात करें तो यह 3 इयर्स या 12 लाख किलोमीटर्स जो भी पहले हो उस कंडीशन में किया जाता है। यानी 3 इयर्स की बात करें तो यह टोटल 36 मंथ आता है। तो यहाँ पर LHB कोच का POH 36 मंथ के अंतराल पर होगा, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है लैटरल एंड लॉन्गिट्यूडिनल गाइडेंस ऑफ फिएट बोगी इज मेड बाय, जो हमारा LHB कोच में फिएट बोगी प्रयोग किए जाते हैं उसके लैटरल एवं लॉन्गिट्यूडिनल मूवमेंट की गाइडेंस के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो वो पूछा गया है यहाँ पर। तो वो हो जाएगा हमारा आर्टिकुलेटेड कंट्रोल आर्म, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो कंडमिंग व्हील डाया इन फिएट बोगी इज डैश mm, यानी फिएट बोगी की जो हमारा कंडमिंग लिमिट होती है व्हील की वो कितनी होती है, तो वो 845 mm यानी 845 mm, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वहीं बात करें न्यू कंडीशन की तरह 915 mm के होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है एयर स्प्रिंग वर्किंग डैश प्रेशर इन हाइब्रिड कोच, जो हमारा एयर स्प्रिंग होते हैं वो उसके लिए कितने kg का प्रेशर होता है, तो यह होगा 6 kg का प्रेशर होगा, यानी 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर यहाँ ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो कैपेसिटी ऑफ मेन रिजर्वायर ऑफ एयर स्प्रिंग सिस्टम इज डैश लीटर, यानी एयर स्प्रिंग सिस्टम में मुख्य रिजर्वायर की क्षमता कितनी होती है, तो यह 150 लीटर का हो जाएगा, जो कि हाइब्रिड कोच के लिए प्रयोग किए जाते हैं। यहाँ पर हाइब्रिड कोच पर मोस्टली प्रश्न पूछे गए हैं, तो यहाँ पर हाइब्रिड कोच पर ही लेकर चलेंगे। 150 लीटर का टोटल मेन रिजर्वायर की कैपेसिटी होती है एयर स्प्रिंग के लिए, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा 150 लीटर। नेक्स्ट प्रश्न है नंबर ऑफ लेबलिंग बाल्ब्स फिटेड इन वन एयर स्प्रिंग्स बोगी आर, यानी एक एयर स्प्रिंग बोगी में प्रयुक्त लेबलिंग बाल्ब की संख्या पूछा गया है, तो यह पर बोगी में 2 नंबर ऑफ लेबलिंग बाल्ब लगे होते हैं, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है ड्यूरिंग प्रॉपर प्रेशन इन एयर स्प्रिंग द पोजीशन ऑफ लेबलिंग बाल्ब बिकम्स, यानी एयर स्प्रिंग के समुचित दबाव की अवस्था में लेबलिंग बाल्ब की स्थिति कैसी होती है, तो वह हॉरिजॉन्टल कंडीशन में होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो इन CDTS सप्लाई ऑफ एयर प्रेशर इज मेड थ्रू, यानी CDTS में वायु का दबाव किसके द्वारा डाला जाता है, तो यह हमारा फीड पाइप हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है हॉरिजॉन्टल ग्रिपिंग, यानी यहाँ पर गैदरिंग होनी चाहिए इज एच टाइप कपलर, यानी एच टाइप कपलर में हॉरिजॉन्टल गैदरिंग पूछा गया है कि वो कितना होता है, तो वो हो जाएगा ±110 mm, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। वहीं अगर आपसे वर्टिकल गैदरिंग पूछा जाए तो वर्टिकल गैदरिंग ±90 mm होता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है ड्राफ्ट गियर इज यूज्ड विथ HTA कपलर, यानी HTA कपलर के साथ प्रयोज्य ड्राफ्ट गियर कौन सा होता है, तो इसका सही उत्तर बात करें तो यह RF 361 होता है, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर
ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जिसकी अगर कैपेसिटी की बात करें तो इसकी कैपेसिटी 5725 यानी 5725 kg मीटर इसकी कैपेसिटी होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, इन केस ऑफ फुल्ली लॉक्ड कंडीशन ऑफ नकल इन एलएचबी कंप्लीट कपलर पोजीशन ऑफ रिब शुड बी, यानी एच प्रकार के कपलर को पूरी तरह से लॉक अवस्था में रिब की स्थिति डैश होनी चाहिए, वो पूछा गया है। तो यहाँ पर यह वर्टिकल कंडीशन में हो जाएगा, यानी यहाँ ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, सीबीसी नक्कल इज डिवाइडेड इनटू डैश जोन्स, यानी सीबीसी नक्कल को कितने जोन्स में डिवाइड किया गया है। तो टोटल 4 जोन्स, जिसमें ए बी सी डी 4 जोन्स में डिवाइड किए गए हैं। अगर बात करें तो इसमें टोटल 4 जोन्स होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कैपेसिटी ऑफ RF361 ड्राफ्ट गियर इज डैश केजी मीटर, तो यह 5725 mm का होता है, केजी मीटर का कैपेसिटी होता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ 20 का सही उत्तर होगा। एक होता है MK50 ड्राफ्ट गियर जो इससे थोड़ी सी कम कैपेसिटी वाली होते हैं। इसकी कैपेसिटी की बात करें तो 5385 केजी मीटर इसकी कैपेसिटी होती है MK50 की। नेक्स्ट प्रश्न है, रिवाइज्ड कोडल लाइफ ऑफ ब्लैंकेट यूज्ड इन लिनन इन डैश मंथ, यानी लिनन के रूप में इस्तेमाल होने वाले कंबल की कोडल जीवन काल डैश महीने होते हैं। तो इसका सही उत्तर 48 मंथ हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है, क्वालिटी ऑफ लिनन टू बी इंस्पेक्ट डैश परसेंटेज आफ्टर रिसीविंग द वास्ट लिनन, यानी लिनन की सफाई के पश्चात लिनन की गुणवत्ता की डैश प्रतिशत निरीक्षण होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर की बात करें तो 2% का सफाई की निरीक्षण की जाती है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो वाइल डैश वाइल इज यूज्ड इन डैशबोर्ड गाइड, एंड डैशबोर्ड गाइड में डैश तेल का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हो जाएगा सर्वोलिन 68, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, द स्टैंडर्ड थिकनेस ऑफ कंपनसेटिंग रिंग्स इज डैश, यानी कंपनसेटिंग रिंग्स की मानक मोटाई डैश होती है। तो इसका बात करें कंपनसेटिंग रिंग की तो यह 6 mm की इसकी थिकनेस होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो डिफरेंस ऑफ हार्डनेस ऑफ बोथ व्हील्स ऑन सेम एक्सल शुड नॉट बी मोर देन, यानी एक ही एक्सल में प्रयुक्त दोनों पहियों की कठोरता डैश से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 35 BHN, यानी यहाँ BHN का मतलब है बेरिनल हार्डनेस नंबर। इससे भी काफ़ी प्रश्न बनते हैं कि BHN का फुल फॉर्म कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर बेरिनल हार्डनेस नंबर इसका फुल फॉर्म होगा, और यह सेम एक्सल पर डिफरेंस ऑफ हार्डनेस 35 BHN से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, टोटल लेंथ ऑफ ICF एक्सल इज, यानी ICF एक्सल की टोटल लंबाई कितनी होती है। तो यह 2316 प्लस 0.5 माइनस 0, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ 20 का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, द व्हील गेज शुड बी मेजर्ड ऑन डैश कंडीशन, यानी व्हील गेज को डैश में मापा जाना चाहिए। तो यह ऑफ लोड कंडीशन, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, द डायमीटर ऑफ बफर प्लंजर फेस ऑफ ICF कोच इज, यानी ICF कोच के बफर प्लंजर फेस का डायामीटर यानी व्यास पूछा गया है। तो यह 457 mm का होता है, यहाँ पर 20 ऑप्शन सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, द डिस्टेंस बिटवीन टू बफर्स एट वन एंड डैश
यानी एक ही सिरे पर दो बफर के बीच की दूरी डैश mm की होती है। तो इसका सही बात करें तो 1956 mm हो जाएगा। यानी जो आप देख रहे हो कि एक एंड पर दो बफर लगे होते हैं, दोनों बफर के सेंटर के बीच डिफरेंस कितना होता है डिस्टेंस, तो यह 1956 mm का होता है। ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है द कैपेसिटी ऑफ कंट्रोल रिजर्वायर ऑफ पैसेंजर कोच, यानी जो पैसेंजर कोच की कंट्रोल रिजर्वायर की क्षमता होती है वो कितने लीटर की होती है, तो वह 6 लीटर का होता है। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, 6 लीटर। नेक्स्ट प्रश्न है आफ्टर रीचिंग ऑन एन एक्सीडेंट साइट फर्स्ट स्टेप टू, यानी किसी दुर्घटना स्थल पर पहुंचने पर पहला कदम क्या होना चाहिए। तो ये रेलवे की बात करें तो यह सबसे पहले प्रोटेक्शन ऑफ साइट्स किया जाता है, जहां पर जो भी एक्सीडेंट साइट हो उसको प्रोटेक्ट करे। यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी प्रोटेक्शन ऑफ साइट इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है द टाइम ऑफ ओवरचार्ज प्रोटेक्शन इन कंट्रोल चैम्बर ऑफ कोचिंग स्टॉकेज, यानी कोचिंग स्टॉक के कंट्रोल चैम्बर में ओवरचार्ज प्रोटेक्शन की समय डैश होती है। तो इसकी बात करें तो यह 25 सेकेंड होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो इफ़ गेज इज फाउंड मोर देन 1682 mm इट इज टर्म्ड एज, यानी अगर गेज की लंबाई 1682 mm से ज़्यादा होती है तो उसको क्या कहा जाता है, तो उसे स्लैग गेज के नाम से जानते हैं। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जब वह 1682 mm से ज़्यादा हो। वहीं बात करें लेस देन 1682 हो तो उस केस में इसको टाइट गेज के नाम से जानते हैं। इस काफ़ी पॉपुलर प्रश्न है तो इसको आप याद रखें कि मोर देन कंडीशन में स्लैग गेज, जबकि लेस देन 1682 पूछा जाए तो टाइट गेज इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है एज पर एक्सीडेंट मैनुअल एक्सीडेंट आर क्लासीफाई इन 16 कैटेगरीज फ्रॉम ए टू आर, यानी 16 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है एक्सीडेंट को, टाइप्स को एज पर एक्सीडेंट मैनुअल। तो इसमें दो कौन से कैटेगरी को हटा दिया गया है, क्योंकि ए टू आर तक टोटल 18 आते हैं लेकिन दो को हटाया गया, वो हटाया गया आई और ए टाइप्स के जो एक्सीडेंट होते हैं उसको यहाँ से एक्सीडेंट मैनुअल के द्वारा हटा दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है डज नॉट कवर अंडर डेफिनेशन ऑफ कैटल एज पर एक्सीडेंट मैनुअल, यानी दुर्घटना निर्देशिका के अनुसार निम्न में से कौन सा मवेशी श्रेणी में नहीं आते हैं। तो इसकी बात करें तो इसके अंतर्गत डंकी को कैटल रैनअवर नहीं कंसीडर किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो रेट ऑफ वेरिएशन इन क्रॉस लेवल पर मीटर इज कॉल्ड, यानी क्रॉस लेवल प्रति मीटर की परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, तो इसे ट्विस्ट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कैंट और सुपर एलिवेशन इज प्रोवाइडेड एट, यानी सुपर एलिवेशन या कैंट डैश में दिया जाता है। तो इसका बात करें तो इसका सही उत्तर कर्व्स हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है कर्व्स। नेक्स्ट प्रश्न है व्हाट इज द पीरियड फॉर पीओएच ऑफ डिपार्टमेंटल कोच, जो हमारे डिपार्टमेंटल कोच होते हैं उसकी पीओएच के लिए अवधि कितनी निर्धारित है। तो इसकी बात करें तो यह 36 मंथ निर्धारित किए गए हैं, जो कि डिपार्टमेंटल कोच के पीओएच के लिए है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया ग्रुप सी स्टाफ हैविंग कंप्लीटेड 25 ईयर्स एंड मोर सर्विस आर इंटाइटल्ड टू गेट द पोस्ट रिटायरमेंट पासेज एट द रेट ऑफ, यहाँ पर PRCP
यानी पोस्ट रिटायरमेंट कम्प्लीमेंट्री पास के बारे में पूछा गया है कि कोई ग्रुप सी कर्मचारी जो 25 साल या उससे ज़्यादा की सेवा कर चुका हो तो उसे रिटायरमेंट के बाद कितने पास के लिए एलिजिबल होंगे। चूँकि नए नियम के अनुसार ग्रुप सी एंड ग्रुप डी दोनों कर्मचारी जो 20 वर्ष से अधिक की सेवा कर चुके हो उसके रिटायरमेंट के बाद वह पर ईयर 2 सेट पास के लिए एलिजिबल होंगे, जबकि ग्रुप ए एंड बी गजेटेड ऑफिसर्स 20 ईयर्स के ऊपर अगर सर्विस देते हैं तो उस कंडीशन में उसे 3 सेट पर ईयर पास पीआरसीपी के अंतर्गत दिया जाएगा। तो इस नियम के अनुसार अगर बात करें तो टोटल 20 साल से ऊपर होने पर टोटल 2 सेट पास के लिए एलिजिबल हो जाएंगे ग्रुप सी के कर्मचारी, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ 20 का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है व्हाट इज द करेंट डेट फ्रॉम विच द रेलवे सर्वेंट डी एंड ए आर रूल्स 1968 केम्स इनटू फोर्स यानी रेल सेवक अनुशासन एवं अपील नियम 1968 किस तारीख से लागू हुआ था वो पूछा गया है। तो ऑन द फर्स्ट डे अक्टूबर यानी 1 अक्टूबर 1968 से यह नियम लागू हुआ था, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है एन एम्प्लॉई अंडर सस्पेंशन कैन बी कॉल्ड टू अपीयर एट अ रिटन एग्जामिनेशन रिक्वायर्ड फॉर सिलेक्शन टू द प्रमोशन, यानी एक निलंबित कर्मचारी को पदोन्नति हेतु लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जा सकता है। तो इसका बात करें तो ऑप्शन नंबर ए भी ए हो सकता है कि मे बी कॉल्ड बुलाया जा सकता है टू अपीयर ड्यूरिंग द सस्पेंशन, यानी सस्पेंशन पीरियड के दौरान उसको पेपर देने के लिए अपीयर होने के लिए उसको बुलाया जा सकता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है विच ऑफ द स्टैंडर्ड फॉर्म इज रिक्वायर्ड टू बी यूज्ड फॉर इशूइंग द ऑर्डर ऑफ डीम्ड सस्पेंशन। यहाँ पर डीम्ड की चर्चा किए गए हैं। तो डीम्ड सस्पेंशन तब किया जाता है जब कोई कर्मचारी रेल हिरासत में यानी जो हमारा पुलिस हिरासत होता है उसके अंतर्गत 48 या उससे ज़्यादा घंटे की हिरासत में रहा हो, तो जिस समय से उसे गिरफ्तार किया गया हो उस समय से उसको सस्पेंशन पीरियड में रखा जाता है, जिसको यह डीम्ड सस्पेंशन के नाम से जानते हैं। तो यह दिया जाता है ASAP 2 के अंतर्गत, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म जो हो 2 यूज किया जाता है वो डीम्ड सस्पेंशन के लिए यूज किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जबकि ASAP 1 ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन के लिए होता है। ASAP 3 जो हमारा कर्मचारी निलंबन अवस्था में है उसको सब्सिट्यूएंट जो हमारा निर्वावत्ता की स्वीकृति होती है वो दिया जाता है, जबकि ASAP 4 निलंबन से बहाली यानी रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन होता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है ए रेलवे सर्वेंट शैल बी डीम्ड टू हैव बीन placed under suspension if he has been put in police custody for a period। यहाँ पर ऑलरेडी 48 आवर्स ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है हु इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू बी कंसीडर टू अपील विदाउट रेस्ट्रिक्शंस फॉर टाइम लिमिट। यहाँ पर अपील की समय सीमा के परे कौन से सक्षम अधिकारी के द्वारा अपील स्वीकृत की जा सकती है। तो यह हमारा जनरल मैनेजर यानी GM हो जाएंगे, जिसको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बनाने पर अपील की विदाउट रिस्ट्रिक्शन टाइम लिमिट होती है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है विच अथॉरिटी टू कट इन पेंशनरी बेनिफिट्स, यानी किस प्राधिकारी के द्वारा सेवानिवृत्ति के अनुदेय में कटौती की जा सकती है। तो यह प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा, यानी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है आफ्टर रिटायरमेंट अ चार्जशीट कैन बी इशूड ओनली बाय द, यानी सेवानिवृत्ति के बाद पश्चात किसके द्वारा अभियोग पत्र जारी किया जा सकता है। तो यह प्रेसिडेंट ऑफ, इस कंडीशन में भी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही रिटायरमेंट के बाद चार्जशीट की जा सकते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑर्डर अगेंस्ट विच नो अपील लाइज। निम्न में से किस आदेश के विरुद्ध कोई भी अपील नहीं की जा सकती है, वो यहाँ पर पूछा गया है, बोला गया है। तो यह हो जाएगा एनी ऑर्डर पास्ड बाय एन इंक्वायरी अथॉरिटी इन कोर्स ऑफ एनी इंक्वायरी, यानी जो इंक्वायरी अथॉरिटी के द्वारा जो ऑर्डर पास किया गया है उनकी इंक्वायरी नहीं की जा सकती और उसके विरुद्ध अपील भी नहीं किया जा सकता, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है रूल 11 ऑफ द रेलवे सर्वेंट D&A रूल्स 1968 डील्स विद द प्रोसीड्यूर्स फॉर, यानी रेल सेवक अनुशासन एवं अपील नियम 1968 का नियम 11 निम्न में से किस प्रक्रिया से संबंधित है वो पूछा गया है। तो यहाँ पर हो जाएगा जो हमारा रूल 11 पूछा गया है वो माइनर पेनाल्टी प्रोसीडिंग्स के रिलेटेड है, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी जो छोटी शास्ति लगाया जाता है उसको किस प्रकार किसी कर्मचारी पर लगाने का प्रोसेस होता है उसके बारे में रूल 11 में बताया गया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है वो बोला गया है। तो यहाँ पर बात करें तो यह इसमें हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस XP है, वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है व्हाट टाइप ऑफ प्रोसेस क्रिएट्स अ स्मॉलर फाइल दैट इज फास्टर टू ट्रांसफ़र ओवर द इंटरनेट, यानी किस प्रक्रिया में छोटे फाइलों का आदान प्रदान इंटरनेट से तेज़ी से की जा सकती है वो यहाँ पर बोला गया है। तो इसमें बात करें तो कंप्रेशन की मदद से हम किसी भी छोटी फाइल यानी किसी भी प्रकार के फाइल्स स्मॉलर फाइल्स को हम फास्टर इंटरनेट की मदद से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन वोलाटाइल मेमोरी। इनमें में से कौन सा नॉन वोलाटाइल मेमोरी का उदाहरण है वो पूछा गया है। तो इसमें हमारा रोम हो जाएगा, यानी रीड ओनली मेमोरी जो होता है वो हमारा नॉन वोलाटाइल मेमोरी का एग्जाम्पल है। ऑप्शन नंबर यहाँ सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वहीं बात करें रैम यानी रीड रेंडेबल एक्सेस मेमोरी जो होता है हमारा वो हमारा वोलाटाइल मेमोरी होता है। नेक्स्ट प्रश्न है फाइल एक्सटेंशंस आर यूज्ड इन ऑर्डर टू, डैश के लिए फाइल एक्सटेंशन का इस्तेमाल किया जाता है वो बोला गया है। तो यहाँ पर हमारा आइडेंटिफाई द फाइल टाइप्स, ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है व्हाट टाइप ऑफ चार्ट इज यूजफुल फॉर कंपेयरिंग वैल्यूज ऑफ हर कैटेगरीज, यानी वर्गों की अपेक्षा वैल्यू की तुलना के लिए निम्न में से किस प्रकार के चार्ट का प्रयोग करते हैं। तो इसका सही प्रश्न उत्तर की बात करें तो इसमें कॉलम चार्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो स्टैटिकल कैलकुलेशंस एंड प्रिपरेशंस ऑफ टेबल्स एंड ग्राफ्स कैन बी डन यूजिंग, यानी सांख्यिकीय गणना तथा टेबल की और ग्राफ बनाने हेतु किसका इस्तेमाल किया जाता है वो बोला गया। तो हम एक्सेल का इस्तेमाल करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। यानी माइक्रोसॉफ्ट जो एक्सेल होते हैं उसमें हमारा स्टैटिकल कैलकुलेशन और प्रिपरेशन ऑफ टेबल्स और ग्राफ्स वगैरह बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट इसमें पूछा गया आई एम वॉचिंग टीवी व्हेन सी इज डैश इन, तो यहाँ पर हमारा एक भर्म का फॉर्म्स दिए गए हैं 4 फॉर्म्स। इसमें हमें एक ब्लैंक्स में जो फिल इन द ब्लैंक्स वाले जो आते हैं तो इसमें फिल करना है। तो यहाँ पर आई वाज वाचिंग टीवी व्हेन सी वाज के मीन मानी मिस यहाँ पर बात करें
जब वो टीवी देख रहा था तो वो अंदर आ गई। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है देयर आर नो टैक्सीज अवेलेबल बिकॉज टैक्सी ड्राइवर्स हैव गॉन ऑन स्ट्राइक। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है जवाहरलाल स्पेंट हिज चाइल्डहुड एट आनंद भवन, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है एन एलर्जी इज एन पोएम रिटन, एक एलर्जी पोएम है वो किसके लिए लिखा था। तो इसकी बात करें तो यह इन द मेमोरी ऑफ समवन हु हैज डाइड, यानी कोई मर चुका है उसके याद में यह पोएम लिखा जाता है। यानी एलर्जी इज अ पोएम रिटन इन द मेमोरी ऑफ समवन हु हैज डाइड, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर पहला पूछा गया है साइनोनिम्स, यानी समान अर्थ वाले जो वर्ड होते हैं उसका प्रयोग किया गया है। इसमें पोंडरस पूछा गया है। तो पोंडरस की बात करें तो पोंडरस की मीनिंग यहाँ पर भारी भरकम होता है, जिसका अगर साइनोनिम्स की बात करें तो बल्कि इसका फुल फॉर्म सही उत्तर होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है पिनेकल पूछा गया, जो पिनेकल मतलब शिखर या चोटी से होता है। तो यहाँ पर इसका पीक आप ले सकते हैं एज अ साइनोनिम्स के रूप में। ऑप्शन नंबर यहाँ सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर नीचे सारे प्रश्न एंटोनिम्स के दिए गए हैं, यानी सार्केस्टिक पूछा गया है। सार्केस्टिक का मतलब होता है यहाँ पर व्यंग्यात्मक, यानी कोई भी व्यंग्यात्मक बात बोलना यानी कहना। तो इसका अगर बात करें एंटोनिम्स की तो यह प्लीजेंट आप ले सकते हैं, जिसका मतलब होता है यहाँ पर सुहावना, यानी कुछ पॉजिटिव सेंस में इसका मतलब होता है। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ डी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है इनहिबिट की बात करें तो बाधा डालना, यानी किसी काम में बाधा डाल देना। तो यहाँ पर नेगेटिव सेंस में है तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं पॉजिटिव सेंस में तो रिलीज करना, यानी कि साथ देना, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है स्टीप मेजर पेनाल्टी नेमली, यानी सख्त प्रमुख पेनाल्टी कौन सी होती है। तो इसमें हमारा बात करें तो यहाँ पर मेजर पेनाल्टी बोला गया है, तो कंपलसरी रिटायरमेंट जो होता है हमारा वो सख्त मेजर पेनाल्टी के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है रिव्यू ऑफ सस्पेंशन केस इज डन, यानी निलंबन केस का पुनरीक्षण होता है कितने महीनों पर। यह ऑप्शन नंबर यहाँ पर ले सकते हैं आफ्टर 3 मंथ के पर किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें द लिमिटेशन पीरियड ऑफ रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन ऑफ नॉन गजेटेड एम्प्लॉय कैट रेड हैंडेड वाइल एक्सेप्टिंग ब्राइब्स इन ट्रैप केसेस, यानी घूस लेते हुए पकड़े जाने पर निलंबित और राजपत्रित कर्मचारी को हटाने की सीमित अवधि कितनी होती है, वो पूछा गया है। यानी कोई भी अराजपत्रित कर्मचारी घूस लेते हुए पकड़ा जाता है तो उसकी सीमित अवधि होती है 6 महीने के अंदर, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ 20 का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है द नोटिस ऑफ फाइनल पेनाल्टी शुड बी साइंड बाय, यानी अंतिम दंड की सूचना को किसके द्वारा हस्ताक्षरित किया जाता है वो पूछा गया है। तो यहाँ पर डिसिप्लिनरी अथॉरिटी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट प्रश्न है वेदर पेंशन इज पेएबल इन केस ऑफ रिमूवल और डिसमिसल ऑफ अ रेलवे सर्वेंट, यानी निलंबन या सेवा से हटाए गए कर्मचारी को क्या पेंशन दिया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर बात करें तो कंपनसेट अलाउंस कैन बी कंसीडर किया जा सकता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट टू बियर द टाइटल ऑफ डिसिप्लिन एंड अपील रूल्स इन रेलवेज, निम्न में से कौन सा कथन में अनुशासन व अपील नियमों का प्रावधान नहीं है। तो इसकी बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी द रेलवे सर्वेंट डिसिप्लिन एंड अपील रूल इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 10 प्रश्न राजभाषा से पूछे गए हैं। इसमें पहला प्रश्न पूछा गया है वेन वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 पास्ड, यानी 1963 का जो राजभाषा अधिनियम है वो कब पारित किया गया था। तो यह पारित किया गया था 10 मई 1963 को, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स अंडर बीच रीजन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड कॉम्ब, यानी राजभाषा नियम के अनुसार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। टोटल 3 क्षेत्र होते हैं, जिसमें अंडमान निकोबार की बात करें तो यह रीजन ए यानी क क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर यहाँ ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर इन पार्ट 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस, यानी संविधान के भाग 17 में कितने अनुच्छेद का वर्णन किया गया है। तो टोटल 9 अनुच्छेद का वर्णन है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो 343 से लेकर 351 तक होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन, यानी राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो यह बीजी खेर थे, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ बाला साहब गंगाधर खेर जो थे वो ऑफिशियल लैंग्वेज राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो एज पर द कॉन्स्टिट्यूशंस हु इज ट्रांसलेटिंग द स्टैट्यूटरी रूल्स रेगुलेशंस एंड ऑर्डर्स, संविधान के अनुसार सांविधिक नियमों विनियमों और आदेशों का अनुवाद कौन करता है। तो इसकी बात करें तो यह लॉ मिनिस्ट्री करता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है विच सब कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट्री कमेटी और ऑफिशियल लैंग्वेज इंस्पेक्ट रेलवे मिनिस्ट्री, रेल मंत्रालय का निरीक्षण संसदीय राजभाषा समिति की कौन सी उप समिति करती है। तो इसकी बात करें तो यह सेकेंड सब कमेटी करती है, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी दूसरी उप समिति पार्लियामेंट्री कमेटी की वो रेल मिनिस्ट्री की इंस्पेक्शन करती है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो हाउ मेनी हिंदी कोर्सेज आर प्रेस्क्राइब्ड फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, यानी केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए कितने पाठ्यक्रम निर्धारित है। तो टोटल 3 हो जाएगा, जिसमें पहला है हमारा प्रबोध, दूसरा प्रवीण और तीसरा प्राग होता है, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हाउ मेनी टाइम्स द रेगुलर हिंदी एग्जामिनेशन आर कंडक्टेड इन अ ईयर, यानी साल में कितनी बार नियमित पाठ्यक्रम की हिंदी परीक्षाएं कंडक्ट कराई जाती है। तो इसमें साल में टोटल 2 बार कंडक्ट कराए जाते हैं, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो इन विच मंथ रेगुलर हिंदी एग्जामिनेशन आर कंडक्टेड, चूँकि पहले आप देखे होंगे कि 2 बार पर ईयर कंडक्ट कराए जाते हैं, तो यह कब कब कराए जाते हैं। तो यह मई और नवंबर के महीने में रेगुलर हिंदी एग्जामिनेशन कंडक्ट कराए जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ सी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है, नेम द न्यूली इंट्रोड्यूस्ड कोर्स इन हिंदी बाय हिंदी ट्रेनिंग स्कीम, यानी हिंदी शिक्षण योजना द्वारा आरंभ किए गए नए पाठ्यक्रम कौन सा है, यह पारंगत हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ डी इसका सही उत्तर होगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको पास भी कोई ऐसा पेपर हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप सेंड कर सकते हैं।